हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो वेलकम बैक टू न्यू सीरीज़ वन शॉर्ट वीडियो अबाउट यूजीसी नेट एग्ज़ाम। जैसे कि नेट के एग्ज़ाम अब स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एग्ज़ाम सीरीज जो सेंटर है वो अवेलेबल हो चुका है कि कौन से शहर में कौन सी डेट पे आपका एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ को लेकर के वन शॉट वीडियो जो है वो हमने रेडी की है। तो यूनिट वाइज जो वन शॉट वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। एक तो आपको ना थोड़ा दिमाग से क्लियर आउट कर लेना है कि जो वन शॉट वीडियो कभी आप बाद में कमेंट करके पूछो कि मैम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो आप इतना छोटा छोटा कैसे बता सकती हो। तो ये वन शॉट वीडियो आपका तब काम आता है जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई होती है और आपको सिर्फ एक नज़र निकालनी होती है। वन शॉट वीडियो का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैं इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम या जो भी फेमिनिज्म है, ये सारी आइडियोलॉजी को मैं बहुत डीप से लेकर के चलो, नहीं भाई, वो उनके अलग लेक्चर्स होते हैं। वो यूजीसी नेट को लेकर के जो भी आपके पास किताबें हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनसे आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा अगर 15 तारीख को नॉर्मली पॉलिटिकल साइंस का 15 तारीख को एग्जाम है, तो 15 तारीख तक आप कोई बुक्स खरीद करके वहाँ तक आप कंप्लीट कर लोगे, तो भाई एक पेपर की यूनिट भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15-16 टॉपिक तो उसके अंदर भी हैं, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो से आपको हेल्प मिलती है फटाफट से चीज़ों को क्लियर आउट करने की। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम रखेंगे यूनिट वाइज, यानी यूनिट 1 वन शॉट वीडियो, फिर यूनिट 2 दूसरे वीडियो, ताकि हम कवर कर सके 15 तारीख से पहले पहले आपकी सारी जो टॉपिक है उनको, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। ज़्यादा तो कुछ उखाड़ा नहीं है मैंने भी, लेकिन हाँ, जितना एक्सपीरियंस है उस तौर पर जितनी भी हेल्प हो सकती है आई डू इट, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की, यानी कि जो सिद्धांत है उनके बारे में बात करेंगे, और उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, लिबर्टी है। सबसे पहले लिबर्टी है। लिबर्टी क्या होता है? स्वतंत्रता। देखिए, जब आप किसी काम को करने के लिए स्वतंत्र हो रहे होते हैं तो उसको हम एक तरीके से, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव में आता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, लिबर्टी, स्वतंत्रता के हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो जिस बेस पर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कहीं पर भी आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, किसी की आलोचना कर सकते हो, ठीक है, एक लिमिट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता का यूज़ कर रहे हो लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करके, ठीक है। जैसे फॉर सपोज आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि किसी की भी शादी होती है, ठीक, पड़ोस में किसी के यहाँ शादी हो रही है और आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। 10 बज गए, यानी कि 1-1.5 घंटे से वो लगातार डीजे भाई वहाँ पे नाच कूदना सब कुछ चल रहा है, और 12 बज गए, 1:30 बज गया, ठीक है, मतलब रात चल रही है पूरी, लेकिन वो मस्त अपना नाच रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। वही दूसरे कोई हार्ट पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो नाच रहे क्योंकि उनको फ्रीडम है भाई, आप उनको रोक भी नहीं सकते हो। तो ये नेगेटिव में आता है कि आपकी फ्रीडम अगर किसी और को प्रॉब्लम में डाल रही है, दैट इज़ ए नेगेटिव फ्रीडम, ठीक है। पॉजिटिव में है कि आप अपने राइट्स को यूज़ करो, बट दूसरों को प्रॉब्लम में डाल करके नहीं। थोड़ा सा देखो, दूसरों की भी समस्या को समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि पार्टी या जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो बेसिकली उसमें बेस बहुत ज़्यादा होता है। आप मतलब कुछ मीटर दूर भी खड़े नहीं हो सकते, बहुत दूर आपको खड़ा होना पड़ता है। नॉर्मली जो हार्ट पेशेंट है या फिर जो बहुत ज़्यादा सीरियस जिनकी कंडीशन होती है, वो तो भाई उनको बिल्कुल भी वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में हो सकता है कि भाई हमें तो फ्रीडम मिली हुई है हर चीज़ करने की, लेकिन वो फ्रीडम के, उस फ्रीडम का आपको क्या ही फ़ायदा जब वो दूसरों को नुकसान दे रही है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की फ्रीडम होती है। वैसे थिंक करने इसको लेकर के अलग अलग जो डेफिनेशन है वो की हुई है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इक्वालिटी, यानी कि समानता। तो लिबर्टी और इक्वालिटी ये दोनों एक साथ साथ चलती है, क्योंकि लिबर्टी नहीं होगी तो इक्वालिटी का भी आप खास यूज़ नहीं कर पाओगे। इक्वालिटी लिबर्टी में दोनों ही पॉइंट आते हैं। जैसे इकोनॉमी लिबर्टी या इक्वालिटी की बात करें, या फिर हम पॉलिटिकल लिबर्टी इक्वालिटी की बात करें, तो जब पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है तो वहाँ पर वोट देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, या फिर मतलब वहाँ पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे आप मैन है, वुमेन है, आप किसी भी जाति से, आप किसी भी धर्म से हैं, वोट देना आपका अधिकार है। ये राजनीतिक समानता में भी आता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी में भी आता है। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब होता है कि आप किसी भी लीडर को वोट दे सकते हो, अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मतलब एक साथ साथ चलती है। समानता अलग अलग अर्थों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। और देखिए, सिर्फ मेरा जो टारगेट ये है कि वन शॉट में बस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करा सकूँ टॉपिक को लेकर के। अब नेक्स्ट इसमें जस्टिस, यानी कि न्याय।
देखिए, जब भी जस्टिस की बात आती है तो जस्टिस को हर एक थिंकर ने, हर एक फिलोसफर ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। सोसाइटी के बेस पर देखिए कि सामाजिक न्याय होता है, एक आर्थिक न्याय होता है, एक राजनीतिक न्याय होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो न्याय न्याय का एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ जस्टिस। कि अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पर वुमेन है या मैन है, जब वो काम करते हैं, जिस पेमेंट पे आपने किसी को रखा हुआ है और काम के बदले में आपने उतना ही पेमेंट, जितना उनको बोल करके रखा उतना पेमेंट आपने उनको दे दिया, ठीक है, और ये हर कंडीशन में अप्लाई हो सकता है, तो वो उन लोगों के लिए जस्टिस हो जाता है, ठीक। लेकिन सोचो आपने एक ऐसे लेबर को वहाँ पर काम पे लगा रखा है और आपने कहा कि मैं तो आपको 1000 रुपये दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे नहीं नहीं 800 ले लो, नहीं 700 ले लो, ऐसे ऐसे करके वो तो बेचारे चुपचाप निकल जाएंगे। वो क्या ही आपका विरोध कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। वो अगले दिन नए किसी काम पर जाएंगे। लेकिन उनके लिए तो अन्याय हो गया ना, आपने उनका पूरा दिन खा लिया, आपने वो काम भी करा लिया, लेकिन जिस बेस पर आप उसे लाए थे, आप उन्हें लाए थे, ठीक है, उस बेस पर तो आपने उनका फीडबैक नहीं दिया ना उतना। आपने 1000 रुपये पर उनको बोला था, लेकिन आपने तो बहुत कम दिए, तो ये उनके लिए न्याय होगा। आपके लिए न्याय उस दिशा में कि भाई मैंने तो अपने पैसे बचा लिए, ठीक। तो न्याय इस तरीके से काम करता है। बाकी इसकी भाई फुल टू लेक्चर्स वीडियो हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी आपको। ग्रेजुएशन या मास्टर्स के आधार पर चीज़ें हैं, जिससे नेट को लेकर के काफ़ी सारे चैनल हैं, स्क्रॉल करके मतलब थोड़ा सा सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। वैसे इंडिविजुअल मैंने ऐसे कोई सीरीज़ स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ वन शॉट सीरीज़ में आपको इससे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स, यानी कि अधिकार। व्हाट इज़ राइट्स? राइट्स का एक्चुअल में क्या मीनिंग्स होता है, ठीक। यानी कि तो अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से अचीव करता है, प्राप्त करता है, और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, और नैतिक दावे ही अधिकार माने जाते हैं। यानी कि आपकी मॉरलिटी के बेस पर जो आपके पास अधिकार हैं वो ही एक्चुअल में राइट्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो राइट्स को लेकर के ये सारा एक्सप्लेनेशन है। बाकी और बहुत सारी ऐसी मतलब अलग अलग थिंकर्स ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लेकिन मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए कि अधिकार यानी कि राइट्स व्यक्ति के वो दावे होते हैं जो समाज से वो प्राप्त करता है और शासन द्वारा लागू किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को लेकर के आपके माइंड में सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है अब्राहम लिंकन की, ठीक है, कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। बेसिकली ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी होता है जहाँ पर हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपना वोट दे सकता है, शासन को चुन सकता है, मतलब गवर्नमेंट को क्रिएट कर सकता है। क्रिएट का मतलब होता है हम अपने वोट दे करके किसी पसंदीदा लीडर को चुनते हैं, ठीक है। वहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं होता है कि एक राजा उसने ऑर्डर दिया और हमें वो मानना ही मानना है, नहीं भाई। डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है जहाँ पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है। और डेमोक्रेसी में जब हम किसी लीडर को सरकार में बैठाते हैं ना कि भाई आपकी सरकार है, हमने चुनी है सरकार, और वहाँ पर वो जनता एक तरीके से उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकती है कि जिस चीज़ के लिए हमने आपको चुन करके वहाँ पर बैठाया है ना, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जनता जब पूछेगी ना, जब जनता अवेयर होगी तभी ये क्वेश्चन वो पूछ सकती है। और जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो आंसरिंग होती है, वो उत्तरदायी होती है कि जनता अगर क्वेश्चन पूछ रही तो उनका आंसर देने के लिए वो बाध्य होती है। वो ऐसा नहीं करेगा कोई एमपी एमएलए से आपने उनको बना दिया वोट दे करके, वो आपने कुछ पूछा तो वो बोल नहीं हमारा मन नहीं है आपको आंसर देने का, वो नहीं करेगा ऐसा। डेमोक्रेसी है भाई, 2 मिनट लगती हैं चीज़ें उधर से उधर घूमने में, ठीक है, तो उसे आंसर देना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पावर, शक्ति। देखिए शक्ति जो है वो एक तरीके से ऐसी व्यवस्था है, मतलब हमारे आसपास की जो व्यवस्था होती है ना बेसिकली, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमी है, चाहे वो सोशल स्थिति मतलब परिस्थिति है, तो उस स्थिति और उस व्यवस्था उस सिस्टम को जो भी प्रभावित करता है वो शक्ति होती है। शक्ति क्या करती है? शक्ति इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है, ठीक है। वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी प्रभावित करती है, वो इकोनॉमी एक्टिविटी को भी प्रभावित करती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और शासन को चलाने में शक्ति का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। बेसिकली पावर भी देखो नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी है। नेगेटिव में क्या होता है कि अगर पावर का मिसयूज़ किया जाए, डोमिनेट किया जाए, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ब्यूरोक्रेसी अगर की जाए
लोगों को दुखी किया जाए, तंग किया जाए, डोमिनेट किया जाए, तो वो शक्ति का प्रयोग नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वेलफेयर स्टेट को क्रिएट किया जाए, लोगों के भले के लिए की जाए और उस पावर का यूज़ किया जाए लोगों के उद्धार के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। देखिए, नागरिकता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ वही मतलब नागरिकता सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को मिल सकती है जिसको उस देश के पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त हैं, ठीक है। आप यूके, यूएसए किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी, आप वहाँ पढ़ सकते हैं, आप वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन उनके इलेक्शंस में, इलेक्टोरल सिस्टम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यू आर नॉट सिटीजनशिप ऑफ यूके, यूएसए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप वहाँ के सिटीजन हो तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आप उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होती है नागरिकता। भारत के पर्सपेक्टिव से या किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव से नागरिकता को कैसे अचीव किया जाता है, कैसे वो अडॉप्ट की जाती है, कैसे वो डिस्ट्रॉय होती है, तो नॉर्मल सी बात है कि भारत में अगर किसी को नागरिकता चाहिए कि देशीकरण के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर, या उसका जन्म यहाँ पे हुआ हो, सो सिंपल, ठीक है। बाकी अगर सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमारे चैनल पर आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सिटीजनशिप वाला टॉपिक की जो वीडियो है वो क्लिक करना, वो सारी क्लियर आउट आपको हो जाएगी अगर आपको डीपली पढ़ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अब बात करते हैं नेक्स्ट में पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक परंपराएं हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे उदारवाद, यानी कि अब बात करेंगे हम विचारधाराओं की। तो विचारधारा तो बेसिकली क्या होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आइडियोलॉजी बोलते हैं। एक ऐसी विचारधारा जिसको लेकर के मतलब कोई भी पर्टिकुलर मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ग्रुप हो सकता है जो किसी एक विचार को बहुत ज़्यादा फेथ बिलीव करके उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, वो उनकी विचारधारा है। तो सबसे पहला पॉइंट है उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद एक तरीके से आप ना बहुत आसानी से समझ पाओगे कि जब यहाँ पे कांग्रेस आए, कि जब मूवमेंट हो रहे थे इंडिपेंडेंट को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, तो जो कांग्रेस थी उस समय पे जो संगठन था वो दो दलों में बटा था, ठीक है, एक उदारवाद, एक नरम दल, यानी कि एक उग्रवादी दल। नरम दल गरम दल भी हम इसी को बोलते हैं। तो बेसिक सी बात है यार, जो लिबरलाइज जो लोग होते हैं वो बेसिक सी बात है वो बहुत ही पोलाइटली बिहेव के आधार पर चेंज में यकीन रखते हैं कि चेंज करना है, लेकिन लाठी डंडे उठा करके लिए किसी को धमका करके नहीं, बहुत ही आराम से पोलाइटली मूवमेंट करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, एप्लीकेशन देंगे, लेटर देंगे, तो हम चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। वो उदारवादी है, यानी कि हर एक, देखिए आपको ना दो तरीके के इंसान सोसाइटी के आपके आसपास में मिलते हैं। एक होता है कि बदलाव वो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि फटाफट से हो जाए, और जो कोई नहीं समझता है उसके कान के नीचे दो दबाव वो समझ जाएगा वो होते हैं थोड़े एग्रेसिव टाइप के, उसमें उग्रवादी विचारधारा में आ जाते हैं कि फटाफट से बस डंडे उठाओ और बदलाव शुरू करो। लेकिन जो उदारवादी लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास में जो कहते हैं कि नहीं बदलाव होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है। वो थोड़ा सा पेशेंस पोलाइटली वाले लोग होते हैं, ठीक है। यही एक विचारधारा, वो इसी विचारधारा के लोग होते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें अनुदारवाद, यानी कि कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कंजर्वेटिव, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, अरे यार तू तो बड़ा कंजर्वेटिव है, कहने का मतलब है रूढ़िवादी, ठीक है। ये बेसिकली ये जो इस तरह के आइडियोलॉजी वाले इंसान होते हैं या कोई समूह होता है, वो परंपराओं को फोकस करता है, उन्हीं को सपोर्ट करता है, चाहे वो 100 साल पुरानी परंपराएं की होए, और उसमें कोई लॉजिक, उसमें कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं होती है। तो भाई किसी भी चीज़ में क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत पुराने से चली आ रही हैं, वो आगे तक चली है, और आप क्वेश्चन करते हो तो उनके पास उनका आंसर नहीं होता है। क्योंकि हमारे फैमिली में भी या फिर बहुत सारी ऐसे परंपराएं हैं, जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मतलब फैमिली वालों को या कोई भी है, उनके पास जवाब नहीं होता है। उनके पास एक ही जवाब निकलता है कि ये तो एक परंपरा है और भाई ये हमारे दादा परदादा के समय से चली आ रही है, बट उनके पास उसका कोई आंसर नहीं। आंसर होता तो वो साइंटिफिक, उसमें फिर तर्क होता, ठीक है। तो ये होता है कंजर्वेटिव। लेकिन एक एक्सट्रीम में जाना रूढ़िवादी, यानी कि इसमें होता है कि रूढ़िवादी एक ऐसा कंसेप्ट भी है, अगर वो ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, परंपराओं को फोकस करो, फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नेगेटिव फेम में इसको लेकर के जाते हो, उसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव फेम में इसको लेकर के जाता है कि मेरी ये सोच है, मैं 50 साल पहले सोच रहा हूँ और मैं दूसरे के ऊपर उसको ज़बरदस्ती थोपने पे जा रहा हूँ, ठीक है, तुम भी यही सोचो,
क्योंकि मेरी सोच से बढ़िया है, मेरी सोच परंपराओं के बेस पे 100 साल से ये चीज़ें चली आ रही है और तुम भी यही करो, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव फेज में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें समाजवाद, सोशलिज्म। देखिए समाजवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें कोई भी समूह, कोई संगठन या सरकार जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनका बेसिक टारगेट यही होता है कि उनका जो भी काम होगा वो सिर्फ सोसाइटी के लिए होगा। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा हेल्प, सहायता वो सिर्फ समाज के पर्सपेक्टिव से करेंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट पे सिर्फ समाज होता है। ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म जब हम पढ़ते हैं, कैसी आइडियोलॉजी है जो पूंजीवाद का हमेशा से अगेंस्ट रही है, कैपिटलिज्म की हमेशा से अगेंस्ट रही है, और वो थोड़ा सा समाजवाद को सपोर्ट करती है, थोड़ा साम्यवादी कम्युनिज्म को सपोर्ट करती है, और ऐसे में वो मजदूरों की एकता को सबसे ज़्यादा समर्थन देते हैं। तो जितने भी मार्क्सिस्ट होते हैं वो ज़्यादा, जितने भी उद्योगपति हैं उनकी निंदा ज़रूर करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मतलब मानते भी, लेकिन इतना नहीं कि एक्सट्रीम में हो जाना चाहिए। हमें निचले तल के लोगों को भी अपॉर्चुनिटी, अवसर देने होते हैं या देने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नारीवादी यानी कि फेमिनिज्म। तो नारी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ऐसी विचारधारा रखने वाले को फेमिनिस्ट बोलते हैं, और ये विचारधारा को अपनाने वाले लोगों को फेमिनिज्म बोला जाता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई वुमेन ही फेमिनिज्म होती है, मैन भी फेमिनिज्म होते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोफेसर देखे हैं, उनको सुना है, जो बेसिक सी बात है वो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिज्म की बातें सिर्फ औरतें ही करती है या वुमेन ही करती है, कोई लड़की ही करेगी, नहीं भाई। इसकी बात है, अगर कोई दिमाग से बहुत ज़्यादा खुला हुआ होगा ना, ओपनली जो कुछ सोचता होगा, तो वो उसमें नागरिकों के अधिकारों के हनन के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अधिकार है तो वहाँ पर एक इंसान के नाते वो दोनों को प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो मैन है या वुमेन है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव उनके इनमें होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिमाग से तो चीज़ निकाल ही दो कि नारीवादी का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी नारी यानी कि वो सिर्फ बस अपने बारे में सोच रही है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है और वो उसमें आप किसी को भी इंक्लूड कर सकते हो जो नारी के अधिकारों को लेकर के उनके साथ रहता है, दैट इज़ फेमिनिस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है परिस्थितिवाद यानी कि इकोलॉजी। परिस्थितिवाद आप समझते, इकोलॉजी की बात है जब हमारे माइंड में सिर्फ ऐसी विचारधारा आ जाए किसी समूह में, संगठन में, किसी इंडिविजुअल में, कि भाई एक इंसान के जीवन के अलावा भी जीवन है जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी या जो भी जीव जंतु हैं उनका भी एक जीवन है, उनके बारे में वो सोच रहा है, तो दैट मीन्स वो परिस्थितिवाद है। वो हर काम को करने से पहले इन्वायरमेंट के बारे में सोचता है। कहीं से एक पेड़ उखड़ गया, वो 2 पेड़ लगाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से परिस्थितिवाद है, एक विचारधारा है, और मेरे हिसाब से ये विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, नेचर के बारे में भी सोचें। ठीक है और नेक्स्ट इसमें बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म। तो इसका जो नाम है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरल, जहाँ पे जिस भी कंट्री में, जिस भी देश में एक से अधिक धर्म, एक से अधिक जाति, एक से अधिक समुदाय एक साथ रहते हैं, उनका कल्चर्स, उनकी परंपराएं, वो सब मिक्सअप होता है, तो वो मल्टीकल्चरलिज्म होता है। ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जो मल्टीकल्चरलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे भाई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय हैं, ट्राइब्स हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो सबसे पहले तो मॉडर्निज्म की बात करते हैं। आधुनिकता क्या होती है? आज से 100 साल पुरानी जो चीज़ें चली आ रही हैं, जब उसमें कुछ बदलाव हो करके उसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की फेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज़ ए मॉडर्निज्म। फॉर सपोज़ थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसे पहले स्कूलों में चौक चला करती थी, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न हुआ तो क्या चलने लगी, मार्कर चलने लगे। ठीक है, और थोड़ा इसको रिप्लेस करते वो और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब है कि प्रोजेक्टर से स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। तो ये मॉडर्निज्म है, आधुनिकतावाद, यानी कि हम टेक्नोलॉजी की बेस पर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। हम पुरानी चीज़ों को आगे नहीं ला रहे हैं, उन्हीं पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
और वहीं पे मॉडर्निज्म में जो कुछ कमियां होती है, जो कुछ थोड़ी सी खामियां होती हैं, उनको रिप्लेस करके फिर उनकी जगह कुछ नई चीज़ें आती हैं, दैट इज़ ए पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक, तो ये पूरी यूनिट 1 एक वन शॉट में हमने इसको क्लियर आउट किया। आई होप सो इससे आपको हेल्प मिलेगी। मुझे नहीं पता कितनी मिल सकती है, लेकिन हेल्प ज़रूर मिलेगी। हेल्प आपको देखिए तभी मिलेगी जब आप इसकी पूरी कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ करके आप बैठे हुए हो। ये नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और अभी सिर्फ आपको बस पता ही लगा है कि ओहो हो नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, अचानक से आपने किताब खोली, किताब नहीं, आपने वन शॉट वीडियो देखी। अब ये छोटी सी वीडियोस या फिर छोटे से कॉन्सेप्ट जो हमने फटाफट से क्लियर आउट किए, ये नेट के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये वन शॉट वीडियो आपको हेल्प करेगी रिवीजन के मात्र से। ठीक है, इससे पहले सारी चीज़ें कंप्लीट करनी, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि अगर आपने नहीं भी कुछ पढ़ा होगा तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो सीरीज़ है, जो दूसरी यूनिट की बात हम करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, वहाँ पर भी आप जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम रील्स के ज़रिए या फिर कोई स्टोरी के ज़रिए हम अपडेट डालते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।